जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण। आज हम लोगों का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो 16वीं सेंचुरी के पहले जो भारत था उस पर राज करती थी दिल्ली सल्तनत। लेकिन 16वीं सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में 1526 में बाबर इंडिया पर अटैक करता है। जब बाबर इंडिया पर अटैक करता है उस समय जो इंडिया का सुल्तान था, इंडिया का रूलर था, वो था इब्राहिम लोदी। तो जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया उस समय उसका सामना हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और दोनों पानीपत में एक बैटल करते हैं जिसे हम लोग बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, जिसमें जो बाबर होता है उसकी विजयी हो जाती है। और जब बाबर की विजयी हो जाती है, बाबर की विक्ट्री हो जाती है, उसके बाद जो बाबर होता है वो इंडिया में न्यू रखता है मुगल एम्पायर का। तो 1526 से न्यू रखी जाती है मुगल एम्पायर का। तो 1526 में क्या होता है, बाबर इंडिया पर अटैक करता है। ये हो गया हमारा इंडिया, समझ लो। इधर से इब्राहिम लोदी, इधर से अटैक किया बाबर ने। इसमें क्या हुआ, जो बाबर होता है उसकी विक्ट्री हो जाती है। यहीं से बाबर न्यू रखता है मुगल एम्पायर का। तो 1526 में न्यू रखा जाता है मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर, जिसका फर्स्ट जो मुगल एम्पायर होता है उसका फर्स्ट रूलर बाबर स्वयं होता है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं बनता है। उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। अब जिस समय इंडिया का जो रूलर जहांगीर था उसी समय जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। तो जो ब्रिटिशर थे वो इंग्लैंड से आए ट्रेड करने के लिए, वो एक कंपनी के थ्रू आए थे, जिस कंपनी को इंग्लैंड में कुछ ट्रेडर ने मिलकर बनाया था। इंग्लैंड में 16वीं सेंचुरी में 16वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के कुछ ट्रेडर थे उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस कंपनी को जो बनाए थे, जो लंदन के कुछ ट्रेडर्स ने मिलकर बनाया था। और इस जो ये कंपनी थी, इसको जो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने 1600 में क्या किया, इसको परमिशन दे दिया 16 ईयर के लिए। 1600 में इन्होंने परमिशन दिया, 1600 में इन्होंने परमिशन दिया 15 ईयर के लिए, ओनली 15 ईयर्स के लिए ट्रेड करने के लिए कि जाओ, और ईस्टर्न कंट्री में 15 ईयर के लिए उन्होंने परमिशन दिया ट्रेड करने के लिए। इसी के बाद जो ये जो कंपनी थी वो ईस्टर्न कंट्री में, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आने लगी। तो जब ये जो कंपनी थी, और यही कंपनी 1833 में, ये जो कंपनी थी 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंज हो जाती है। इसी कंपनी का नेम चेंज कर दिया जाता है और एक दो कंपनी को इसमें मर्ज कर दिया जाता है इस कंपनी में, और उसका नेम रख दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ये कंपनी इंडिया आती है ट्रेड करने के लिए, तो उस समय जो इंडिया का रूलर था वो जहांगीर, तो जहांगीर इसको परमिशन दे देता है, परमिशन दे देता है। उसके बाद जो ये कंपनी होती है इंडिया में ट्रेड करती है, उसके बाद ये कंपनी इंडिया में ट्रेड करती है। और जो मुगल एम्पायर का इस जहांगीर के बाद जो रूलर बना वो बना शाहजहां। शाहजहां के बाद बना औरंगजेब। लेकिन क्या हुआ,
औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर को कोई स्ट्रांग लीडर नहीं मिल पाया। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर को कोई स्ट्रांग लीडर नहीं मिल पाया। इससे क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था वो अपने पतन की ओर जाने लगी, और जो रीजनल पावर थे वो ग्रो करने लगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, अपने सीमाओं का विस्तार करने लगे। जो ये औरंगजेब था और इसके बाद जो मुगल एम्पायर का लीडर था फारुखसियार, ये जो लीडर्स थे, इन्होंने ईस्ट जो ये कंपनी आई थी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे, जिससे ये अपना पोजीशन को स्ट्रांग बना चुकी थी। तो जब ये मुगल एम्पायर अपने पतन की ओर गया, उस समय इंडिया में बहुत सारे रीजनल पावर ऊपर आए और अपने सीमाओं का विस्तार करने लगे, जिससे इनके बीच क्या हुआ, बहुत आपसी विवाद बहुत बढ़ गया। इन्हीं सब का फायदा उठाकर जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1757 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो हम देखते हैं रीजनल पावर को। तो 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर आए ट्रेड करने के लिए, और औरंगजेब, फारुखसियार, ये सब लीडर्स ने सपोर्ट किया और वो अपनी जो ब्रिटिशर थे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते गए। और 18वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर अपने पतन की ओर गया, तो ये सब जो पावर्स थे, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, और जो इंडिया के रीजनल पावर थे ये ऊपर आ गए। तो हम इंपॉर्टेंट रीजनल पावर को देखते हैं 18वीं सेंचुरी के। 18वीं सेंचुरी जो साउथ में सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल पावर था वो था मैसूर। इधर था बंगाल, इधर मराठा, पंजाब, इधर थे पंजाब, इधर हैदराबाद। और जो यूरोपियन दो रीजनल पावर में यूरोपियन पावर भी शामिल थे, एक थे ब्रिटिश, दूसरा फ्रेंच। तो अब इन सब में जो ये रीजनल पावर थे 18वीं सेंचुरी में ऐसा लग रहा था कि जो मुगल एम्पायर है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है यहाँ 18वीं सेंचुरी में, शुरुआती तौर पे मुगल एम्पायर ही था। जो सेंटर में बैठा था वो था मुगल एम्पायर। तो इन सभी पावर्स में ऐसा लगता था कि जो मराठा हैं वो दिल्ली के गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन 1757 में जो ब्रिटिशर थे, पहले तो ब्रिटिशर ने फ्रेंच को हराया, इनको कमजोर किया। उसके बाद 1757 पे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बंगाल पर अटैक कर दिया। जब बंगाल पर अटैक किया उस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और इन दो ब्रिटिशर और सिराजुद्दौला के बीच में एक बैटल होता है जिसे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ये 77 में होता है। तो जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो उसमें जो ब्रिटिशर होते हैं उनकी विक्ट्री हो जाती है, जिससे ब्रिटिशर को, उसके बाद ट्रीटी होती है बंगाल के नवाब के साथ, उसके बाद ब्रिटिशर को बंगाल में फ्री ट्रेड का परमिशन दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर 1764 में बंगाल पर अगेन अटैक करते हैं, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। उसमें जब अटैक करते हैं अगेन ब्रिटिशर की विक्ट्री होती है, और अगेन जब विक्ट्री होती है तब ब्रिटिशर बंगाल को अपने पूर्ण कंट्रोल में ले लेते हैं, और वहीं से चालू होता है ब्रिटिश का विस्तारवाद। 1764 का जो बैटल था वो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। तो हम देखते हैं ब्रिटिश के विस्तारवाद को, कब कि कौन से किंगडम को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें ये किसके बीच हुआ, ब्रिटिशर के बीच
सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला, इसमें जो ब्रिटिशर थे इनकी हो जाती है विक्ट्री। इसके बाद होती है एक ट्रिटी होती है जिसके थ्रू जो ब्रिटिशर थे उनको बंगाल में फ्री ट्रेड का परमिशन दे दिया जाता है। ट्रिटी में फ्री ट्रेड ब्रिटिशर को मिल जाता है। अगेन फिर ये जो ब्रिटिशर थे 1764 में अटैक करते हैं बंगाल को, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बैटल था, उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर कासिम। मीर कासिम इधर थे ब्रिटिशर। इसमें भी जो ब्रिटिशर थे उनकी विक्ट्री हो जाती है, ब्रिटिशर की विक्ट्री होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो ब्रिटिशर थे वो कंप्लीट कंट्रोल में ले लेते हैं बंगाल को। कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल। ये बैटल ऑफ बक्सर इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित होता है। यहीं से जो ब्रिटिशर थे उनकी विस्तारवादी नीति शुरू होती है और धीरे धीरे करके 1857 तक ये लगभग 60% इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो 1764 में इन्होंने बंगाल को लिया। इसके बाद 1799 में ये मैसूर को लेते हैं, मैसूर के ऊपर अपना कंट्रोल जमाते हैं। 1818 में मराठा के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। 1843 में सिंध, 1849 में पंजाब पर, 1849 पंजाब, 1854 बरार, 1856 अवध। तो जब ये अवध पर कंट्रोल करते हैं, इसके अगले ही वर्ष 1857 पे एक रिवोल्ट होता है जिसे हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं। 1847 का रिवोल्ट क्या था। रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो 1857 का रिवोल्ट था इसको हमारी इंडियन नेशनल आर्मी ने शुरू किया था, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में थी, उसने शुरू किया था। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद, रोकने के बाद, दबाने के बाद जो ब्रिटिशर थे उन्हें लगने लगा था कि अगर हमें आगे इंडिया पर रूल करना है तो हमें इंडियन पीपल्स को, इंडिया के जो राजा रजवाड़े हैं, किंगडम है, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रिवोल्ट था वो केवल नॉर्थ इंडिया में फैला था, उत्तरी भारत में फैला था और एक पार्ट में फैला था। और एक पार्ट में इस फैले हुए विद्रोह को, जो अंग्रेजों को दबाने में, इसको सप्रेस करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसमें इसको सप्रेस करने में बहुत सारे राजा रजवाड़ों का भी साथ मिला था अंग्रेजों को। तो इससे अंग्रेजों को लगने लगा था कि अगर हमें आगे रूल करना है इंडिया पर तो जो इंडियन पीपल्स हैं उनके दिलो दिमाग में अपने लिए कुछ ना कुछ भावना दिखाना होगा। तो 1857 का जब रिवोल्ट खत्म हुआ, सप्रेस हो गया, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए। उसमें जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे उनको हम देखते हैं। इसको रिवोल्ट को किसने शुरू किया था, स्टार्ट किया था? आर्मी ने शुरू किया था। तो जो फर्स्ट चेंज था वो था, इससे पहले जो इंडिया था उस पर कौन रूल करता था? जो
कंपनी आई थी वो रूल करती थी, जिसका नाम था, पहले तो कुछ दूसरा था, 1883 में उसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया गया था, तो वो रूल करती थी। लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद उसके रूल को हटा दिया गया। अब आ गया उसके प्लेस पे रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब डायरेक्ट जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, वो डायरेक्ट रूल करने लगी थी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो जो फर्स्ट चेंज था वो था रूल ऑफ क्राउन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी शुरुआत की गई। जो सेकंड चेंज था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को हटा दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या था? 1857 के पहले अगर किसी भी किंगडम, किसी भी देशी रियासत या राजा रजवाड़े के अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, अगर मेल हायर नहीं होता, तो उसके किंगडम को डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में ले लिया जाता था। लेकिन 1857 के बाद इसको हटा दिया गया, इस रूल को हटा दिया गया और राजा रजवाड़े के प्रति सम्मान दिखाया गया और उनको अपना उत्तराधिकारी चुनने का पूर्ण मौका दिया गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को हटा दिया गया। इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। जो थर्ड चेंज हुआ वो था आर्मी में चेंज। चूंकि जो ये रिवोल्ट था इसको हमारी आर्मी ने शुरू किया था। इससे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने आर्मी के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको कम करने के लिए, और जो इंडियन आर्मी थी उसमें जो रेशियो था इंडियन आर्मी का उसको कम करने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो पहला तो इन्होंने इंडियन आर्मी के रेशियो को चेंज किया, यानी पहले जो इंडियन आर्मी की रेशियो ज़्यादा थी उसको कम कर दिया। आर्मी में फर्स्ट चेंज इनका रेशियो, यानी अब जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सैनिक सोल्जर्स थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। सेकेंड, आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। रेजिमेंट, हालांकि जो रेजिमेंट सिस्टम था वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से भी था, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद और बहुत सारे रेजिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। 1857 के बाद लगातार बहुत सारे रेजिमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। रेजिमेंट बनाने का इनका मेन मोटो ये था कि जो इंडियन आर्मी है उनके बीच जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको कम किया जा सके, और रेजिमेंट बना के उन्हें प्लेस, कास्ट, रिलीजन के आधार पर तोड़ दिया जाए। जैसे कास्ट के आधार पर बन गया राजपूताना रेजिमेंट, रिलीजन के आधार पर बना दिए जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, प्लेस के आधार पर गोरखा रेजिमेंट बना दिए। तो ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट 1857 के पहले भी थे और इसके बाद भी इंट्रोड्यूस किए गए, जो आर्मी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना कम करने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। और फिर